क्या आपने कभी सोचा है कि 90% छोटे बिजनेस फेल क्यों हो जाते हैं, जबकि उनके मालिक रोज 14-14 घंटे लगातार काम करते हैं? मिलिए रमेश जी से। ये हमारे देश के उन लाखों मेहनती दुकानदारों में से एक हैं जो अपनी दुकान को ही अपनी दुनिया मानते हैं। इनकी दुकान पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ होती है और सामान भी बढ़िया क्वालिटी का है। फिर भी हर महीने के आखिर में इनका हाथ तंग ही रहता है। रमेश जी को पक्का यकीन है कि उनकी समस्या का समाधान सिर्फ एक ही चीज है, बिक्री बढ़ाना। वो सोचते हैं कि अगर आज के मुकाबले दुगनी सेल हो जाए तो उनकी सारी मुश्किलें अपने आप गायब हो जाएंगी। शटर रोज खुल रहे हैं और काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बैंक बैलेंस हिलने का नाम नहीं ले रहा। बिना किसी ठोस बिजनेस सिस्टम के ये मेहनत सिर्फ थकान बढ़ा रही है, मुनाफा नहीं। रमेश जी जिस लोकल बाजार में अपनी दुकान चलाते हैं, वहाँ हर कदम पर भारी कंपटीशन है। दुकानें एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई हैं और हर ग्राहक एक एक रुपए के लिए मोलभाव करता है। इस भीड़ में टिके रहने के लिए रमेश जी ने एक योजना बनाई है। अपनी दुकान में ग्राहकों को खींचने के लिए वो अपने पड़ोसी दुकानदार से भी कम दाम पर अपना सामान बेचने लगे हैं। यहीं पर हमें प्रॉफिट मार्जिन या मुनाफे को समझना होगा, जो गल्ले में आने वाले कुल पैसों से पूरी तरह अलग होता है। इस एनिमेशन को देखिए। एक मशीन बहुत ज्यादा बिक्री कर रही है, लेकिन उसका मुनाफा कागज जैसा पतला है। दूसरी मशीन बिक्री थोड़ी कम कर रही है, लेकिन उसका मुनाफा कहीं ज्यादा ठोस है। अगर आप बहुत कम मार्जिन रखकर सामान बेचते हैं, तो सिर्फ दुकान का किराया और बिजली का बिल निकालने के लिए ही आपको रोजाना हजारों की बिक्री करनी पड़ेगी। ये गणित लंबे समय तक दुकान नहीं चला सकता। कम दाम सिर्फ एक अंधी दौड़ शुरू करते हैं, जहां हर कोई एक दूसरे से सस्ता बेचने की कोशिश करता है और आखिरकार बिजनेस अपनी ही दम तोड़ देता है। रमेश जी के बिजनेस में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उनके दिमागी हिसाब के मुताबिक इस महीने 1 लाख रुपए की बिक्री हुई है, लेकिन फिर भी उनके पास होलसेलर्स को पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। उनकी मेहनत की कमाई दरअसल ऐसी जगहों पर फंसी है जो उन्हें दिखाई नहीं दे रही। इस तस्वीर को देखिए। ये पहला स्थान है, डेड इन्वेंटरी। वो पुराना सामान जो उन्होंने थोक में खरीद तो लिया, लेकिन वो कभी बिका ही नहीं। और दूसरी जगह है उधार, पड़ोसियों और जानकारों को दिया गया वो उधार जो सिर्फ जुबानी वादों पर टिका है। इसे हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। जब थोक व्यापारी अपना पेमेंट मांगने आता है, तो आप उसे सेल्स के आंकड़े नहीं दिखा सकते। उसे अपनी उधारी चुकाने के लिए बैंक में जमा उसी लिक्विड कैश की जरूरत होती है, जिसे हम कैश फ्लो कहते हैं। अगर आपकी पूंजी अलमारियों में धूल खा रही है या ग्राहकों की जेब में फंसी है, तो बाहर से कितनी भी व्यस्त दिखने वाली दुकान क्यों न हो, वो अंदर से कमजोर हो चुकी है। रमेश जी की स्थिति तब बदलती है जब वो अंदाजे से काम करना बंद कर देते हैं। इसके बजाय वो एक सख्त नियम बनाते हैं, रोजाना का हिसाब किताब लिखकर रखने का नियम। इसमें दिन के सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। अपनी खरीद का रजिस्टर अपडेट करना, जीएसटी का हिसाब रखना और हर एक छोटे खर्च को अपनी डायरी में लिखना। जब ये आंकड़े पन्नों पर उतरते हैं, तो वो सारे छिपे हुए खर्चे साफ दिखने लगते हैं। इससे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा सामान मुनाफा दे रहा है और किसे अब दुकान से बाहर करना ही बेहतर है। हिसाब की ये किताब दरअसल एक रडार की तरह काम करती है, जो मालिक को बताती है कि बिजनेस का जहाज किस दिशा में जा रहा है। बेकार सामान को हटाकर और दाम घटाने की होड़ से बाहर निकलकर रमेश जी का बिजनेस अब पटरी पर है। अब वो 14 के बजाय सिर्फ 10 घंटे काम करते हैं और उनके पास पहले से कहीं ज्यादा मुनाफा बच रहा है। वित्तीय अनुशासन के ये नियम एक किराना स्टोर, एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर या किसी छोटे कारखाने पर भी बिल्कुल वैसे ही लागू होते हैं। अपने पूरे काम करने के तरीके को एक दिन में बदलने की कोशिश ना करें। किसी भी सिस्टम को सही तरह से स्थापित होने में कम से कम 90 दिनों का समय लगता है। शुरुआत कल ही से कीजिए। एक डायरी खरीदिए, अपने एक दिन के कैश फ्लो का एक एक पैसा ट्रैक कीजिए और अपनी दुकान के एक मजदूर के बजाय उसके असली मालिक की तरह काम करना शुरू कीजिए। Like, share, and subscribe.